सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आए दोस्तों, मैं टॉप 20 आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जो है किस खिलाड़ी ने जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक 2020। और इसका जो शुभंकर था, क्या नाम था? मिराई टोवा। शुभंकर भी रट लीजिएगा, ये इसका शुभंकर था। और ये कब से कब तक चला आपका? 13 जुलाई से आपका 8 अगस्त तक ये ओलंपिक चला आपका। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जापान के सम्राट थे, क्योंकि जापान में ओलंपिक हुआ तो जापान के सम्राट ने इसका उद्घाटन किया। जापान के सम्राट का नाम था नारुहितो। और जो मसाल प्रज्वलित किया वो जापान की एक टेनिस खिलाड़ी थी जिसका नाम था नाओमी ओसाका। तो इन्होंने मसाल को प्रज्वलित किया। और मसाल को जो जलाने की प्रक्रिया आपका बहुत सदियों से चली आ रही है, यानी पहली बार जो मसाल प्रज्वलित हुई थी आपका 1928 से आपका मसाल प्रज्वलित हुआ। और इस बार मसाल को जलाया गया कब? 11 मार्च को, यानी 11 मार्च 2021 को मसाल को जलाया गया। और ये मसाल कहाँ से जलाया जाता है? आपको पता होगा, जो ग्रीस के प्राचीन काल से चलाया रहा, यानी ओलंपिया से, ओलंपिया नगर वहाँ था। तो कौन से मंदिर से? हेरा के मंदिर से। हेरा के मंदिर से ये मसाल जलाया जाता है। और 11 मार्च के दिन मसाल को जलाया गया। और उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे आपके, जो झंडा लिए थे, कौन थे? आपके मैरी कॉम जो मुक्केबाज है, और आपके मनप्रीत सिंह। और समापन में कौन ध्वजवाहक थे? आपके बजरंग पुनिया जो पहलवान है, ये आपके बजरंग पुनिया क्या थे? ये आपके समापन में ध्वजवाहक थे। तो इसको भी आप रट ही लीजिएगा। और इसका जो थीम था, सॉन्ग था, लक्ष्य तेरा सामने है। ये आपका क्या था? सॉन्ग था। और उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो ओलंपिक में पहली बार हटा है। क्यों हटा? क्योंकि कोविड-19 के चलते वो उत्तर कोरिया अपना नाम वापस ले लिया। तो ये भी रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यानी उत्तर कोरिया एक प्रथम देश बन गया है ओलंपिक से हटने वाला। तो ओलंपिक का आपको मैं एक वीडियो दूंगा, क्योंकि ओलंपिक बहुत सारे इतिहास हैं। तो ओलंपिक का मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और आपका 2021 भी ओलंपिक उसमें शामिल करूंगा। तो वहाँ से भी देख लीजिए। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। तो पहला स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ है आपका? बताइए दोस्तों। यांग कियान को। तो यांग कियान जो कि ये चीनी खिलाड़ी हैं और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और हमारे देश को एकमात्र स्वर्ण किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को, जो कि भाला फेंक में उनको, जेवलिन थ्रो में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो इसको भी रट लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यूरोपा क्लिपर। तो यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में आपका क्या सत्य है? तो बताइए ये क्या सत्य है? क्योंकि अभी तक मंगल में आपका जीवन के नासा प्रयोग कर ही रहा था, लेकिन अब नासा ने क्या किया भैया कि बृहस्पति में हम प्रयोग करेंगे। तो यह नासा का एक मिशन है, यह इसरो का मिशन है। इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ एक ही बात सत्य है इसमें, यह ए और सी दोनों। तो यूरोपा मिशन जो है ये बृहस्पति में जीवन की खोज के लिए नासा वालों ने एक मिशन बनाया है। और इसका लॉन्च जो है अक्टूबर 2024 में इसका लॉन्च किया जाएगा। ये भी एकदम से रट लीजिएगा। यानी वहाँ पर बृहस्पति में क्या है, बहुत ही बर्फीली चट्टानें हैं। तो उसके नीचे एक झील की भी खोज की जाएगी कि भैया झील होगा तो जीवन हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ होगा तो जीवन संभव नहीं है। तो ये किस ग्रह पर खोज के लिए? ये भी रट लीजिए, बृहस्पति के। तो यानी यूरोपा क्लिपर क्या है आपका? ये बृहस्पति पे जीवन की खोज के लिए ये नासा के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, जिसका जो लॉन्च किया जाएगा आपका अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी ए और सी आपका दोनों क्या है? सत्य है। खबरों में रहा आपका 2008 गो 20। तो ये 2008 गो 20 है क्या? तो ये देखिए 25 जुलाई को आपका जो क्षुद्र ग्रह है, तो ये पहले अनुमान था कि भैया ये पृथ्वी से टकराएगा। अगर ये पृथ्वी से टकराता तो पृथ्वी नष्ट हो जाता, लेकिन ये पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरा, इसको कह सकते हैं। यानी इतनी दूरी से भी गुजरा, फिर भी अनुमान ये लगाया जा रहा था अगर और नज़दीक से गुजरा तो कुछ हानियाँ होती पृथ्वी को।
तो ये जो 25 जुलाई को टकराने वाला था, लेकिन पृथ्वी के एकदम समीप से गुजरा और ये टकराया नहीं। तो ये क्या है, ये एक क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच के ग्रह को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये कई बार पूछा गया है। यानी मंगल, जैसे एक ये ग्रह हो गया और ये, यानी ये मंगल ग्रह कह लीजिए और ये आपका बृहस्पति, तो इनके बीच में एक डॉट 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 करके आपका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, इसी को बोलते हैं। तो यही जो टकराने वाला था 25 जुलाई को, लेकिन ये टकराया गया। लेकिन ये वापस फिर से एक बार तो 2034 में ये पृथ्वी पर फिर आएगा, यानी पृथ्वी के पास से गुजरेगा, हो सकता है पृथ्वी से ही टकराए। तो यानी 2034 में ये क्षुद्र ग्रह फिर पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। तो ये भी आप एकदम से रट लीजिएगा कि ये क्या है भैया, 2020 बहुत खबरों में रहा। मतलब लोग कह रहे थे कहीं टकरा जाएगा तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी पूरी। तो ये क्या है, एक ये क्षुद्र ग्रह है। R&D सुविधाएं साझा करने के लिए फर्स्ट स्टेप के राष्ट्रीय वेब पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो R&D, तो R का मतलब क्या होता है, रिसर्च, और ये तो एंड ही हो गया, डी का मतलब डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सुविधाएं साझा करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो राष्ट्रीय वेब पोर्टल को कब लॉन्च किया जाएगा? तो कब लॉन्च किया जाएगा आपका, 2020 को लॉन्च किया गया था, यानी 2020 को लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नदी को जानो, तो नदी को जानो एक ऐप है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो नदी को जानो के लिए मतलब इस ऐप में बहुत भारत की नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो उन नदियों का डाटा वहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जिसे इस ऐप के माध्यम से उस नदी को आप जान सकते हैं। तो ये शिक्षा मंत्रालय की बहुत अच्छी पहल है। तो किसने लॉन्च किया भैया? तो शिक्षा मंत्रालय। तो वहाँ ऐप में आप जाइएगा, बहुत सारी आपको भारत की नदियाँ मिलेंगी और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी एकत्रित की गई है, वहाँ भी आपको स्टोर है, आप लोग देख लीजिएगा। तो किसके द्वारा जारी किया गया भैया नदी को जानो? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। टाइफून इनएफए ने किस देश को प्रभावित किया गया है? तो टाइफून जो कि बहुत बड़ा तूफान आता है, हमेशा आता है, तो चीन के जो है पूर्वी तट पर ये टकराया है और चीन में के पूर्वी तट पर बहुत सारी हानियाँ हुई हैं। तो टाइफून हमेशा डर रहता है चीन का, और ये चीन के पूर्वी तट पर टकराया है, जो कि चीन को बहुत सारी हानियाँ इससे हुई, यानी बहुत प्रभावित हुआ चीन इससे। तो आंसर नंबर कौन सा आपका? चीन। तो किस देश को प्रभावित किया भैया ये तूफान? चीन को ही प्रभावित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी। चीन के फुजियान प्रांत के क्वांसू एम्फोरियम ऑफ द वर्ल्ड इन सोंगयोंग चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो फुजियान प्रांत का भारत के किस राज्य से सिस्टर स्टेट से आपका संबंध है? तो किस राज्य से इसका संबंध है भैया, बताइए? केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक या आपका तमिलनाडु? तो तमिलनाडु से यानी सिस्टर स्टेट का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। खबरों में रहा ग्रैंड इथोपियन रेंसा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, बताइए दोस्तों? मेकॉन्ग पर या नील पर या जोमेजी पर या कांगो नदी पर? तो ये जो ग्रैंड इथोपियन रेंसा डैम है, ये आपका नील नदी पे बनाया जा रहा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसी को हम जानते हैं, नील। लेकिन अगर अपवाद क्षेत्र में बात की जाएगी तो अमेज़न। तो इसको रट लीजिएगा कि अपवाद क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी अमेज़न और सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील। तो इसी पर इथियोपियन रेंसा डैम बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को ख़त्म करने की योजना बनाई है? तो अमेरिका जो कॉम्बैट मिशन था 2001 का, जो आतंकवादी होता है हमला आपका अमेरिका में, जो जहाज़ टकराते हैं पेंटागन में, तो ये हमला हुआ। उसी के बाद से उन्होंने क्या किया भैया कि इराक में अपने सैनिक जो है, यानी इराक की गतिविधियों में था, तो इराक में अपने सैनिकों को उसने करीब 2500 सैनिक 2001 से यहाँ पड़े हैं। तो अब इसको ख़त्म करने की योजना वो बना रहा है। तो कौन सा देश है आपका, कहाँ से योजना बना रहा है आपका? इराक। आंसर नंबर आपका सी।
84 कोस परिक्रमा मार्ग के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? केंद्र सरकार ने वृंदावन, तो वृंदावन है तो यहाँ पे गलत हो गया आपका, वृंदावन होना नहीं चाहिए। 84 कोस कहाँ पर हो रहा है ये आपका? अयोध्या में। अयोध्या में ये 84 कोस का मार्ग है, तो ये तो क्रॉस कर दीजिए आप सीधा सीधा, ये नहीं हो सकता। यह राजमार्ग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, तो यही आपका सही है एकदम से। और देते हैं 84 कोस मरवा चैत्र प्रारंभ में की जाती है, ये भी आपका गलत है। उपरोक्त सभी सत्य, ये भी आपका गलत है। तो यही आपका ये अयोध्या में प्रस्तावित है आपका 84 कोस का मार्ग, और एक रूट बनाया गया है 84 कोस का, जिसमें ये पूरे अयोध्या का परिक्रमा करेगा। तो यही आपका सही है, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, और राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन यही आपका बन जाएगा, क्योंकि ऐसा वो राम मंदिर बन रहा है। तो जय श्री राम का नारा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIC हेतु जमीन का अधिग्रहण किया है? तो कौन सा राज्य है भैया आपका? तो तमिलनाडु और आपका उत्तर प्रदेश। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका C। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? अब हालांकि हो ही गया, क्योंकि 28 अगस्त को ही था यहाँ पर शिखर सम्मेलन। तो COP26 शिखर सम्मेलन। तो कॉप का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है कॉन्फ्रेंस, ओ का मतलब ऑ, पी का मतलब पार्टी। तो यानी जलवायु के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी उसी को हम COP20 शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो 28 अगस्त को ये शिखर सम्मेलन पूर्ण हुआ। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये ग्लासगो। अब भैया ग्लासगो कहाँ है? ये आपका स्कॉटलैंड में है, तो ये भी रट लीजिएगा। अगर स्कॉटलैंड दे दे, ग्लासगो ना दे, तो स्कॉटलैंड आपको टिक मारना है। तो ये स्कॉटलैंड में 28 अगस्त को यहाँ पर किया गया। तो भारत के जो अध्यक्ष थे, यानी भारतीय मूल के अध्यक्ष थे, उनका नाम था, यानी इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपके आलोक शर्मा। तो इसको भी रट लीजिए, आलोक शर्मा, जो कि भारतीय मूल के अध्यक्ष थे। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही है? आंसर नंबर आपका डी। भारत किस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ, तो SEZ को प्रथम ग्रीन SEZ घोषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूरा नाम क्या होता है SEZ का? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर पूरा नाम पूछ ले तो आप देख लीजिएगा। तो प्रथम ग्रीन SEZ किसको घोषित किया गया भारत में? कांडला को, चेन्नई को, सूरत को या कोचीन को? तो कांडला, जो कि कहाँ है? ये गुजरात में है। तो आंसर नंबर आपका ए। बाल आधार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आधार कार्ड आप जानते ही हैं, लेकिन बाल आधार क्या है भैया? तो बाल आधार ये किसके लिए बनाया गया है? नवजात शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए। जो बच्चा पैदा होता है नवजात, उसको हम नवजात बोलते हैं। तो नवजात शिशुओं के लिए ही ये बाल आधार का मतलब आधार बनाया जाएगा। बाल आधार के नाम से दिया गया है इसको। और ये नीले रंग का होगा, ये भी याद रखिएगा, ये नीले रंग का बनाया जाएगा। जो आधार बनेगा नीले रंग का होगा। तो अब आइए हम कथन में चलते हैं। तो सही कथन कौन सा है? इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये कथन सही है? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही है आपका ये कथन, एकदम राइट है। यानी छोटा बच्चा है तो बायोमेट्रिक कैसे लगा पाएगा? वो रख ही नहीं पाएगा। तो ये आपका एकदम सही है। यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है? तो बताइए। नहीं, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी जारी किया जाता है, नवजात बच्चों को जारी किया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। बाल आधार एक मात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जाती है। तो ये भी आपका सही, यानी ए और सी दोनों कथन आपके क्या हैं दोस्तों? सत्य हैं। नौवहन हेतु समुद्री सहायता विधेयक 2021 किस अधिनियम की जगह लेगा? तो किस अधिनियम की जगह लेगा? ये लाइट हाउस अधिनियम 1927। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप ये रट लीजिएगा एकदम से। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा है? तो कौन सा है? कुल धरोहर कितने हैं भैया? 40, ये आपका सही है। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? इसमें से 32। और प्राकृतिक स्थल किसमें से? इसमें से 7। तो ये भी आपका सही है, यानी उपरोक्त आपके सभी। तो आंसर नंबर आपका डी।
दिए गए राज्य में से स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो कहाँ है आपका? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना है भैया। अगर आपको ज़रूरत हो चले जाइए कर्नाटक में, पहाड़ों को खोद लीजिएगा। तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है आपका भारत में? कर्नाटक में। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में क्या सही है? तो बताइए, ऑप्शन दिया गया है आपका, क्या सही इसमें से? तो रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, तो ये आपका सही है। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी ए और सी दोनों क्या है? सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक सुरक्षा साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 10वां। आंसर नंबर आपका बी। भारतीय पेंगोलियन को IUCN की रेड सूची में किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गित किया गया है? तो जो पेंगोलियन है, गोल गोल होता है, जब कोई आता है शिकार करने तो वो गोल गोल बन जाता है कटहल जैसा, तो उसी को हम पेंगोलियन बोलते हैं। तो IUCN की रेड सूची में, क्योंकि जो संकटग्रस्त जीव है वो IUCN ही जारी करता है। तो IUCN का क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर। तो ये IUCN ही जारी करता है रेड डाटा। और रेड डाटा कौन जारी करता है? IUCN। कई बार पूछा गया है ये। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया पेंगोलियन को? इंजर्ड या क्रिटिकली इंजर्ड या वनरेबल या आपका इंटरसेक्ट? तो क्रिटिकली इंजर्ड घोषित किया गया है आपका। आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? आंसर नंबर आपका बी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत IUCN का सदस्य कब बना था? 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये डाटा कौन जारी करता है भैया? IUCN ही जारी करता है, ये भी रट लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे टॉप 20 क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।